हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा परमानेंट मैग्नेट का लेक्चर नंबर 2 है। कल हम लोगों ने लास्ट में एक्सियल का डेरिवेशन किया था और कुछ मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी देखी थी, तो हम उसी में कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ पर ये 2 पॉइंट और नोट कर लेना कि ये कोई मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और डिस्टेंस इन दोनों के जो टोटल लेंथ है वो 2L है। ठीक, इसको हम हॉरिजेंटली कट कर रहे हैं। ये लिखा है मैग्नेट कट अलोंग इट्स एक्सिस। एक्सिस आप समझते होंगे, सेंटर से जाने वाली लाइन। ये डाइपोल मोमेंट है, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L। स्मॉल m क्या था? पोल स्ट्रेंथ, और 2L डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने सेंटर से कट कर दिया और इसके 2 पार्ट कर दिए। एक पार्ट ये ऊपर वाला है, एक ये नीचे वाला है। बीच में से जब इसको कट करते हैं ऐसे हॉरिजेंटली, तो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर ठीक एग्जैक्ट बीच में से कट करोगे तो जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो हाफ हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि पोल स्ट्रेंथ रिड्यूसिस टू हाफ। तो नई पोल स्ट्रेंथ को m डैश मान लिया, इज इक्वल टू m/2 हो जाएगा। ओके, अब देखें डाइपोल मोमेंट कितना होगा। m डैश ये नई पोल स्ट्रेंथ है, लेकिन डिस्टेंस 2L ही रही, तो 2L मल्टीप्लाई किया, m डैश की वैल्यू डालो m/2, ये अपॉन 2 है यहाँ पर, और इंटू 2L। तो स्मॉल m इंटू 2L कैपिटल M हो गया, और डिवाइडेड बाई 2, तो ये m/2 हो गया। इसका मतलब कि हॉरिजेंटली अगर सेंटर से कट करते हैं तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हाफ हो जाती है। ओके, ठीक इसी तरह से कल हमने क्वेश्चन में भी यूज किया था और आपको बताया भी था कि अगर इसको वर्टिकली बीच में से कट कर दो, जैसे ये है, इसको यहाँ सेंटर से ऐसे कट कर दिया हाफ हाफ, तो लेंथ एक की L हो गई, दूसरे की भी L हो गई, टोटल लेंथ 2L थी। नॉर्थ साउथ फिर से बन जाते हैं कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इधर भी नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ। अब की बार लेंथ कम हो गई, तो जो नया डाइपोल मोमेंट बना वो पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी, तो स्मॉल m इंटू L होगा ये। ठीक, और कैपिटल M आपको मालूम है, ये जो टोटल जब मैग्नेट था तो ये m इंटू 2L था, तो यहाँ पर जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये भी हाफ हो जाएगी। इसका मतलब हम चाहे वर्टिकली कट करें चाहे हम हॉरिजेंटली कट करें, दोनों ही सिचुएशन में जो डाइपोल मोमेंट होता है हाफ हाफ करते हैं, वो डाइपोल मोमेंट दोनों ही सिचुएशन में हाफ हो जाता है। ठीक है ना। अब हमने इसमें आपको कल एक डेरिवेशन कराया था एक्सियल वाला। ठीक, इलेक्ट्रिकल के डेरिवेशन पहले आने चाहिए और तभी ये मैग्नेटिज्म के ठीक से समझ में आएंगे और थोड़ा फ्लो भी बनेगा समझने में, क्योंकि हमने इसमें डिटेल्ड थ्योरी को नहीं लिखा है। देखिए, ये आपका नॉर्थ साउथ पोल है और इक्वेटोरियल लाइन पर ये पॉइंट P है जो कि सेंटर से R डिस्टेंस पर है। ठीक, नॉर्थ पोल जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वहाँ मेंटली एज्यूम करते हैं कि नॉर्थ रखा है, नॉर्थ को प्लस की तरह लेते हैं। हमने जब इलेक्ट्रिकल में किया था तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखकर फील्ड का डायरेक्शन निकालते थे, तो यहाँ नॉर्थ एज्यूम किए दिए, तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा? रिपेल, तो डायरेक्शन फील्ड का इधर होगा। किसके ड्यू टू नॉर्थ पोल, फील्ड का डायरेक्शन। ड्यू टू साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ एज्यूम करें तो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरफ होगा, यानी डाउनवर्ड। वहाँ डायरेक्शन लिखे हैं। दोनों वेक्टर क्वांटिटी इक्वल होंगी क्योंकि पोल स्ट्रेंथ इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, तो B1 और B2 यहाँ लिख दिए, इसका मैग्नीट्यूड B1, इसका मैग्नीट्यूड B2, तो दोनों का रिजल्टेंट ठीक सेंटर लाइन से होकर जाएगा। जब कोई वेक्टर क्वांटिटी इक्वल होती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो बाइसेक्ट करता उनको है। देखिए B1 μ0/4π, ये पुराना इलेक्ट्रिकल के जैसा फार्मूला लिया है। स्मॉल m अपान डिस्टेंस ही कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, √r² + L², तो उसका अंडर रूट हटा दें, स्क्वायर लगा दें, इसका डायरेक्शन चेक करें, n से p, तो अलोंग NP लिखा है। इसी तरह से B2 निकालें, तो B2 होगा μ0/4π, सेम मैग्नीट्यूड होगा, डिस्टेंस ये वाली सेम होगी। ठीक, ये अलोंग PS होगा, P2S। अब नेट फील्ड, इसका कंपोनेंट निकालेंगे, तो कंपोनेंट हमने आपको पहले बता रखे हैं। ये कंपोनेंट B1 है और ये कंपोनेंट ये B2 है। इनका ये थीटा एंगल मान लिया, ये भी थीटा एज्यूम कर लिया, और ये भी थीटा होंगे, ये चेक कर लेना, दोनों थीटा होंगे यहाँ पर। इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा? B1 cos थीटा, इसका B2 cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट B1 sin थीटा और B2 sin थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
तो नेट फील्ड इधर को आएगा। तो कितना हुआ, ट्वाइस b1 cos थीटा, क्योंकि b1 b2 इक्वल है, कोई भी लिख लीजिए, b1 लिख लो चाहे यहाँ b2 लिख लो, वैल्यू पुटअप कर दो b1 की यहाँ से, cos थीटा की वैल्यू यहाँ से चेक करें, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन है इलेक्ट्रिकल से जो एक्सियल और इक्वेटोरियल के किए गए थे। ठीक, अब स्मॉल m और 2l इसकी जगह कैपिटल M पुटअप कीजिए, डाइपोल मोमेंट यहाँ कैपिटल M रख दीजिए, तो म्यू0 अपॉन 4 m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसमें पावर 1 है, इसमें 1/2 है, तो 3/2 हो गई। अब r ग्रेटर देन l के लिए r इसको निगलेक्ट कर दीजिए l को, तो ये आपका 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे और पावर 3 आ जाएगी। वेक्टर फॉर्म में चेक कर लें, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा साउथ टू नॉर्थ, और जो फील्ड है वो लेफ्ट को है और ये राइट को है, तो बीच में माइनस साइन आ जाएगा। वेक्टर बिल्कुल इलेक्ट्रिकल की तरह तैयार करें, बिना उसके इसको तैयार करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इलेक्ट्रिकल वाला डेरिवेशन जो है वो पहले तैयार करें। यहाँ पर एक पॉइंट हम और डिस्कस करना चाहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं और उधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये नॉर्थ से निकलकर साउथ पर जाती हैं, अंदर होती हैं साउथ टू नॉर्थ। इसमें जो प्रॉपर्टी हैं वो बहुत सारी प्रॉपर्टी सिमिलर हैं, जैसे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट नहीं करेंगी, किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा कर दें तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ठीक, ऐसा वहाँ इलेक्ट्रिकल में भी है। इसमें दो डिफरेंस है वो समझने आप, और वो जरूर ध्यान रखना। एक तो ये है डिफरेंस कि जो प्लस और माइनस में जो हम फील्ड निकालते थे वो क्लोज्ड लूप नहीं है, प्लस से ऑरिजिनेट होता है और माइनस पर टर्मिनेट होता है। यहाँ पर क्लोज लूप है, नॉर्थ से निकलती हैं लाइन साउथ और अंदर होती हैं साउथ टू नॉर्थ। और एक बात ध्यान रखना, वो कंडक्टर से जब लाइन निकलती हैं तो 90 डिग्री से ऑरिजिनेट होती थी, यहाँ जो निकलेंगी लाइनें वो किसी भी एंगल पर होंगी, एट एनी एंगल। दो डिफरेंस है, ध्यान रखना। एक तो लाइनें जो होती हैं वो बाकी प्रॉपर्टी सभी सेम हैं, ठीक है ना। प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव से लाइन ऑरिजिनेट होती है और नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है, नोट कर लेना। लेकिन यहाँ पर क्लोज लूप है और इलेक्ट्रिक फील्ड में ओपन लूप है। दूसरी पॉइंट, वहाँ पर ये जो लाइन निकलती हैं कंडक्टर से वो 90 से ऑरिजिनेट होती हैं और 90 पर टर्मिनेट होती हैं। यहाँ पर लाइनें एट एनी एंगल निकलती हैं। ठीक, तो ये डिफरेंस ध्यान रखना, अगर नहीं नोट किया हो तो उसके पहले उसमें नोट कर लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट लिखें, टॉर्क इन ए बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट, टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म फील्ड। ये डेरिवेशन जो होते हैं ये बिल्कुल उसी तरह से हैं, इसलिए हम इनको शॉर्ट में करा रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे ये उसमें कुछ बोर्ड में ये सिलेबस में है डेरिवेशन और कुछ में नहीं है। जिनके सिलेबस में केवल फार्मूले हैं वो लोग अपना सिलेबस देखकर उसमें केवल फार्मूले कर लें। जैसे आईएससी बोर्ड में ये केवल फार्मूले हैं, ठीक है ना, तो आप केवल फार्मूले कर लें। देखिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें ये मैग्नेट रखा हुआ है और फार्मूले लर्न करना बहुत आसान है। देखिए ये जो फील्ड है वहाँ इलेक्ट्रिकल में फार्मूला ध्यान करें, फोर्स का फार्मूला था QE, यहाँ पर फार्मूला चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा MB। ठीक, दूसरी बात वहाँ पर ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, यहाँ नॉर्थ टू साउथ बाहर होगा फील्ड। इसमें अगर हम किसी नॉर्थ पोल पर चेक करेंगे तो इधर नॉर्थ है इधर साउथ होगा, ये एक्सटर्नल फील्ड के लिए, तो ये इधर को अट्रैक्ट होगा साउथ की तरफ। इसका मतलब नॉर्थ पॉजिटिव का काम करता है, ध्यान रखना। तो नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और साउथ पर अपोजिट, ये नॉर्थ ले लिया ये साउथ, इसमें जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा MB और साउथ में फोर्स इधर लगेगा MB, दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे। लेंथ 2L है। ठीक, यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, इसमें टॉर्क क्रिएट होगा। आप ध्यान आ गया होगा आपको इलेक्ट्रिकल के डेरिवेशन से, ये थीटा एंगल पर आपने इसको रोटेट करा दिया है नॉर्म ऐसे पोजीशन से,
तो ये टॉर्क लग के ये ऐसे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, फोर्स एम बी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, इसे हम सी लिख दे रहे हैं, यानी एन से सी तक। तो यहाँ पर अगर ये दोनों लग रहे हैं फोर्स, देखिए ये और ये, एक फोर्स ये लग रहा, एक ये लग रहा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर आप लगा दें फार्मूला, थीटा यहाँ पर चेक करें। थीटा जो टॉर्क के फार्मूले में ध्यान देना कि जो हम थीटा यूज़ करते थे वो कौन सा लेते थे टॉर्क के फार्मूले में, याद है ना? जो टॉर्क का फार्मूला हमने ड्राइव किया है पहले, वो क्या था? टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। तो यहाँ पर क्या यूज करते थे? एम बी साइन थीटा यूज करते थे, ध्यान है ना? तो यहाँ पर जो लेंथ आएगी वो 12 साइन थीटा आ जाएगी। यहाँ से देख लें, साइन थीटा ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर लेंथ 12 साइन, सेम फार्मूला है, m इंटू 12 की जगह कैपिटल M रखें तो ये बना एम बी साइन थीटा, तो ये बन गया आपका वेक्टर फॉर्म में m क्रॉस b। थोड़ा हम स्पीड से इसलिए करा रहे हैं, ये डेरिवेशन आपको मालूम है और बहुत जगह ये ड्राइव करना सिलेबस में नहीं है, आप यहाँ समझ गए होंगे। आपने करंट कैरिंग कॉइल के लिए डेरिवेशन किया है, ये परमानेंट मैग्नेट के लिए भी यही फार्मूला है। ये स्मॉल m, ये 12, इसकी जगह कैपिटल M। कैपिटल M क्या है? डाइपोल मोमेंट है। तो टॉर्क का फार्मूला आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट लिखें आप, इसमें लगा टॉर्क मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा 90 होगा। 0 और 180 है, हम ऑलरेडी जो कॉइल के केस में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना? अब लिखें वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। बिना इलेक्ट्रिकल के डेरिवेशन किए हुए इनको ना करें। तो वर्क डन का फार्मूला, रोटेशनल में फार्मूला टाउ डी थीटा है, थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट कराएंगे। टॉर्क का अभी डेरिवेशन किया क्या था? एम बी साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। इंटीग्रेशन में एम बी को इंटीग्रेशन साइन से बाहर करें, ये साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन बताएं साइन थीटा का, जल्दी बोलो, इंटीग्रेशन साइन थीटा का, माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट डालें और माइनस लोअर लिमिट, फिर बाद में माइनस एडजस्ट कर लेंगे। अपर लिमिट डालिए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, अंदर माइनस एडजस्ट करें, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये बन गया फार्मूला, ठीक। और इसमें वो ध्यान रखना कि अगर हम 0 से 180 डिग्री तक, वहाँ तक बहुत कॉमन था ये, इलेक्ट्रिकल में क्या था बताओ? पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यहाँ पर एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है? ये एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक। तो इसको अगर हम 180 डिग्री, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और डाइपोल मोमेंट ये रखा है, ठीक है ना? इधर पर कर ले रहे हैं, साउथ इधर, नॉर्थ इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, तो थीटा कितना है? 0, है ना? और अगर मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और डाइपोल मोमेंट को रिवर्स कर दें, इधर साउथ इधर नॉर्थ, तो डाइपोल मोमेंट इधर इस तरफ होगा, इसमें थीटा 180 है, आप समझ गए होंगे, और इसमें थीटा 0 डिग्री है। तो 0 से, ये कौन सी कंडीशन थी? स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आप लोग वो देखें जाके लेक्चर जिसमें हमने करंट कैरिंग कॉइल में टॉर्क का डेरिवेशन कराया है, वहाँ हमने ये इक्विलिब्रियम डिस्कस किए हैं, ओके। तो 0 और 1 है, 0 से अगर 180 डिग्री रोटेट करा दें तो यहाँ cos 0 1 हो जाएगा और cos 180 -1 हो जाएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो ट्वाइस हो जाता है 2 MB वर्क डन। सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल में भी है, ठीक है ना? इसलिए इलेक्ट्रिकल का जो हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल और वर्क डन के फार्मूले किए हैं,
हम इसके आगे फार्मूला कराने से पहले आपको ज़रा कंपैरिजन करा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेट के फार्मूले और मैग्नेटिज्म के फार्मूलों में, तो थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे आईएससी बोर्ड में अगर डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है तो वो डायरेक्ट फार्मूले लर्न कर सकते हैं। ओके, तो यह है कंपैरिजन ऑफ फार्मूला। ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये इलेक्ट्रोस्टेट में और ये मैग्नेटिज्म में। पहली क्वांटिटी ली है फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपको इलेक्ट्रोस्टेट में मालूम है कि 1/4πε0 होता है। चार्ज को हम मैग्नेटिज्म में पोल स्ट्रेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q की जगह स्मॉल m, और कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। यहाँ 1/4πε0 है, यहाँ पर μ0/4π। ठीक, फिर ये एक्सियल पॉइंट है ड्यू टू डाइपोल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने शॉर्ट में लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। तो आपको एक्सियल का फार्मूला मालूम होगा, 1/4πε0 2p/r³। यहाँ पर μ0/4π ट्वाइस m/r³। फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर ये जो फार्मूले एक्सियल और इक्वेटोरियल के आप लिख रहे हैं, ये r ग्रेटर देन l के लिए है। अगर आप डायरेक्ट फार्मूले लर्न करें तो विदाउट निगलेक्ट किए हुए लर्न करना लेंथ को, l को, ठीक है ना, यानी इसके पहले जो बनाए गए हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट पर इसमें 2 होता है, इसमें 2 नहीं आता है, 1/4πε0 p/r³, और यहाँ पर p की जगह स्मॉल m रहेगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ कैपिटल M। ये चार्ज है, चार्ज की जगह स्मॉल m, और जो डाइपोल मोमेंट p है इसकी जगह कैपिटल M, यहाँ भी बड़ा लिख दे रहा है कैपिटल M, और ये भी p की जगह कैपिटल M, यानी यहाँ डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक का है और यहाँ इलेक्ट्रिकल का है। ओके, ये एनी पॉइंट का फार्मूला है, ये आपके उसमें दिया था वैसे ही कुछ बुक्स में, इसको हम शॉर्ट में आपको ड्राइव भी अभी करा देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 एनी पॉइंट पर है, ना एक्सियल ना इक्वेटोरियल, एट एनी पॉइंट। अभी डायग्राम बनाएंगे इसका। तो p/r³, और ये मल्टीप्लाई में है, अपान में नहीं है, ठीक है ना, √1 + 3 cos² थीटा। तो ये p इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट है, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख देंगे, बाकी सेम है, कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। ये 1 + 3 cos² थीटा। टार्क का आप कर चुके हैं, इलेक्ट्रिकल में टाउ p×e होता है, यहाँ पर टार्क m×b होगा। ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। वर्क डन का फार्मूला भी कर लिया आपने, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम θ1 to θ2। तो वर्क डन का फार्मूला P ब्रैकेट में cos θ1 - cos θ2। तो P की जगह कैपिटल M डालें, E की जगह B डालें, बाकी सेम रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी आपने नहीं किया ड्राइव, -P.E, यहाँ पर हो जाएगा -M.B, डॉट प्रोडक्ट है, ओपन करने पर cos θ आएगा। तो हमने यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ रह गया था उसको निकाला है। जो देखिए फिजिक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो प्रैक्टिकली, ध्यान रखना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो हम जब एब्सोल्यूट डिफाइन करते हैं पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी को तो इनफाइनाइट पर 0 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोस्टेट में और मैग्नेटिज्म में दोनों जगह एक डिफिनीशन लिखी हुई मिलती है, वहाँ पर वो 90 पर 0 लेते हैं। यानी कि जब 90 डिग्री पर रखा है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये ले रहे इधर है हमारी तरफ से राइट को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डाइपोल ऐसे रखा है, तो ये 90 पर हो गया, देखो ये 90 बन रहा है डाइपोल मोमेंट ये, ठीक है। तो इसमें भी 0 होता है। इसका डिस्कशन हमने इलेक्ट्रोस्टेट में पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में किया है। एक्चुअली में इनफाइनाइट पर जब रखेंगे तब तो 0 है ही, और वहाँ से जब लाएंगे तो जब यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जब फील्ड के अंदर एंट्री करेंगे तो वर्क डन इक्वल और अपोजिट होते हैं, इसलिए वो वर्क डन यहाँ पर भी 0 आते हैं, ठीक है। तो 92 थीटा रोटेट कराने में जो वर्क डन है वो हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड आप कर सकते हैं, डिफिनीशन को लिख सकते हैं बोर्ड में। तो यहाँ पर हमने डिफिनीशन वैसे नोट कर दी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन in rotating the dipole from a direction perpendicular to the field to the given direction। यानी कि हम वर्क डन निकालेंगे 92 थीटा। आपको वर्क डन का फार्मूला मालूम है, जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे ही रोटेशन के अंदर जो है वर्क डन का फार्मूला टाउ डी थीटा होता है।
टाउ की वैल्यू डाल दो एम बी साइन थीटा, एम बी को कांस्टेंट है बाहर ले लो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर लें, कॉस थीटा को हमने ब्रैकेट में रखा है, लोअर लिमिट 90 है, अपर लिमिट थीटा है, अपर लिमिट की वैल्यू डाल दें इसमें तो कॉस थीटा आएगा, माइनस लगाएं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर 90 डालें थीटा की जगह, तो कॉस 90 डाल दिया, ये जीरो हो जाएगा कॉस 90, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपका बन गया माइनस एम बी कॉस थीटा। इसी को हम डॉट प्रोडक्ट में लिख दिया माइनस एम बी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम जो आपने ये पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया है और टॉर्क भी आप डिस्कस कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर इसका जो है आपको इक्विलिब्रियम एक बार फिर डिस्कस करेंगे। हमने आपको जो कॉइल का फार्मूला कराया है बायो सेवर्ट लॉ के बाद, उसमें सर्कुलर कॉइल का एक्सिस पर वहाँ से डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रिकल में, और हमने उसका वहाँ पर इक्विलिब्रियम के केस को डिस्कस किया है, ठीक है ना। आप वहाँ भी चेक करें, ध्यान रखें, इक्विलिब्रियम जहाँ पर होता है वहाँ पर दो तरह का इक्विलिब्रियम आता है, स्टेबल और न्यूट्रल भी होता है, या न्यूट्रल नहीं है डिफाइंड, स्टेबल और अनस्टेबल, ओके, मैकेनिक्स में लेते हैं वहाँ पर भी। तो स्टेबल और अनस्टेबल जो इक्विलिब्रियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इसका, ठीक है ना। तो हम इक्विलिब्रियम की बात आपको फिर बता दें, देखिए मैकेनिक्स के अंदर अगर किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम भी आपको मालूम होगा, जब नेट फोर्स जीरो है तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है, और जब नेट टॉर्क जीरो है तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब आप डाइपोल को रखते हैं तो नेट फोर्स ऑलवेज जीरो होता है, किसी भी सिचुएशन में आप देख लें, यूनिफॉर्म फील्ड में, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं। तो यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स ऑलवेज जीरो, और टॉर्क में आर में नॉट भी जीरो। टॉर्क का फार्मूला है पी साइन थीटा, तो अगर हम थीटा जीरो रख दें या 180 रख दें तो साइन जीरो, साइन की वैल्यू जीरो आएगी तो टॉर्क जीरो होगा। तो फोर्स तो वैसे ही पहले ही से जीरो है ऑलवेज, तो दो कंडीशन में टॉर्क जीरो होता है, एक 0 डिग्री पर और दूसरा 180 डिग्री पर। हर फार्मूले में फिजिक्स के आपको थीटा जरूर ठीक से मालूम होना चाहिए कि किसके बीच में एंगल है। तो इक्विलिब्रियम की वहाँ दो कंडीशन है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो स्टेबल और अनस्टेबल के लिए। स्टेबल की होती है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आती है। दूसरी कंडीशन होती है अगर हम अपनी जगह से उसको डिस्टर्ब कर दें, अगर उसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की टेंडेंसी है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक। हम यहाँ थोड़ा सा आपको ये डिस्कस कराना चाहेंगे, हमने वहाँ वैसे नोट किया है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और हमने इसमें यहाँ पर सीधे रख रहे, पहले ये डाइपोल रख दिया, ये साउथ ये नॉर्थ, तो डाइपोल मोमेंट इधर हो गया। मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होता है, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा क्या है 0 डिग्री, तो यहाँ फोर्स तो जीरो हो ही गया, यहाँ भी हमने डायग्राम बनाया थीटा जीरो पर। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, फोर्स ऑलवेज जीरो यहाँ होता है इक्विलिब्रियम में, और टार्क जो है वो थीटा जीरो और 180 पर टार्क जीरो होगा, ठीक। नीचे कंडीशन लिखी है। तो पहला हमने ये थीटा जीरो को थोड़ा यहाँ डिटेल में बना दिया। यहाँ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस समय पोटेंशियल एनर्जी तो मिनिमम है ही, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो क्या है माइनस एम बी कॉस थीटा, और थीटा को यहाँ जीरो डाल दें तो कॉस जीरो 1 होता है, माइनस एम बी आएगा जो कि मिनिमम है, निगेटिव में है ना, तो मिनिमम है। तो जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ रही है, एक तो कंडीशन ये आप सेटिस्फाई हो गई, आप समझ गए होंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है, इसको अपनी जगह से डिस्टर्ब कर दो, तो ऐसा कर रहे हैं, ये यहाँ बना रहे डायग्राम हमने थोड़ा सा डाइपोल को अपनी जगह से डिस्टर्ब कर दिया, ये नॉर्थ पोल ये साउथ, थीटा एंगल से घुमा दिया, इधर घुमाया एंटी क्लॉक। अब जरा टॉर्क की कंडीशन देखें, इधर टॉर्क लगेगा, कल बताया था एम बी, इसी में लेक्चर में आप कर चुके हैं। पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है, जैसे फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है फार्मूला क्यू ई फोर्स का, वैसे ही यहाँ पर फार्मूला होगा क्यू की जगह चार्ज की जगह क्या लेते हैं पोल स्ट्रेंथ, और ई की जगह बी, तो एम बी, वहाँ क्यू ई यहाँ एम बी। आप जहाँ कंपेरिजन लिखा है वहाँ नोट कर सकते हैं, इसमें इधर लगे। नॉर्थ पोल पॉजिटिव की तरह काम करता है, साउथ नेगेटिव की तरह, तो नॉर्थ पोल पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और साउथ पोल पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ओके। तो
इसमें ये एम बी लगा। अब जरा देखें ये टॉर्क देखिए क्रिएट हुआ, हम आपको लगा के दिखा रहे हैं। ये रॉड है, ये देखिए एम बी उधर लगा एक और एक इधर लगा, ये घूम के फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यानी स्टेबिलिटी की तरफ हो जाएगा। और ये ध्यान रखना जहाँ जहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम है वहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं। हम यहाँ पर अभी आपको एसएचएम का फार्मूला बाद में कराते हैं, ठीक, हालांकि वो बोर्ड में नहीं पूछते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये यहाँ पर ऐसे टॉर्क लगेगा, यहाँ आएगा और यहाँ पर वेलोसिटी गेन कर लेगा रोटेशनल है, तो ओवर शूट कर जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर को टॉर्क लगेगा तो ऐसे करके ऑसिलेट करेगा ये, फिर फ्रिक्शन की वजह से ये रुक जाएगा। समझ गए होंगे, सेंटर पर ये फिक्स कर रखा है हमने यहाँ पर। ओके, तो समझ गए होंगे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। हमने एक तो ये परमानेंट मैग्नेट में होता है और दूसरा कॉइल में भी होता है। ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसको हमने डिटेल डिस्कशन किया वहाँ पर है। तो हमारी ये डॉटेड बोर्ड के अंदर, डार्क लाइन बोर्ड के बाहर ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक ही चीज़ है, वो परमानेंट है, ये करंट कैरिंग कॉइल है। क्योंकि करंट कैरिंग जो कॉइल होता है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो भी डाइपोल का काम करता है। जैसे ये कोई रिंग है, इसमें आपकी तरफ से अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो ये नॉर्थ बनेगा और ये साउथ बनेगा, तो ये डाइपोल बन गया नॉर्थ और साउथ का। ओके, तो यहाँ पर देखें ये करंट कैरिंग कॉइल हमारी तरफ से यहाँ पर ऐसे एंटी क्लॉक करंट फ्लो हो रही है, ठीक, ये डॉटेड है, बाहर आ रही है इससे, ठीक, ऐसे, तो इधर को नॉर्थ बनेगा, इधर को साउथ। जैसे ये परमानेंट मैग्नेट है वैसे यही है, दोनों में थीटा 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई और ये बन गया स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस। अब बात आती है कि अनस्टेबल के लिए, तो अनस्टेबल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और किसी अगर बॉडी को डिस्टर्ब कर दें तो वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी, वो किधर जाएगी, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ेगी। नेचुरल है कि फिजिकल कोई भी बॉडी हो वो स्टेबिलिटी में रहना चाहती है, ठीक है ना, तो किधर को जाती है, हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करेगी बॉडी को। तो यहाँ पर देखते हैं डायग्राम बनाकर जरा। जैसे मान लीजिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, जब भी यूनिफॉर्म बनाए बीच की डिस्टेंस बराबर रखना इनके लाइनों की, ठीक है। अब की बार हमने डाइपोल को ऐसे रख दिया, ये साउथ ये नॉर्थ अंदर बना दे रहे, ये साउथ ये नॉर्थ, डाइपोल मूवमेंट देखिए इधर, और मैग्नेटिक फील्ड इधर, किधर है मैग्नेटिक फील्ड, राइट को, डाइपोल मूवमेंट किधर है, लेफ्ट को, तो थीटा कितना हुआ, बोलो 180, ठीक है। टॉर्क तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि टॉर्क में साइन थीटा आता है और साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। अब आती बात पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर -mv cos थीटा को डाले 180, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो ये +mv हो गया और ये मैक्सिमम हो गई पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव आ गई, ठीक। तो एक कंडीशन तो आप समझ गए हैं। दूसरी बात यहाँ समझें, अगर हम इस डाइपोल को थोड़ा डिस्टर्ब कर दें, ये नॉर्थ आ गया ये साउथ इधर कर दिया, किधर डिस्टर्ब किया, क्लॉकवाइज, फिर ये अब लौट के इसमें नहीं आएगा वापस, क्यों, नॉर्थ पोल पर फोर्स इधर लगेगा राइट को, साउथ पर फोर्स इधर लगेगा, ये घूम के किधर जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ। आप लगा के देख लें बनाकर कॉपी पर, ये नॉर्थ पर इधर लगेगा, साउथ पर इधर लगता है, नॉर्थ पर फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगता है और साउथ पोल पर जो फोर्स लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आएगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ हमने यहाँ कॉइल में भी दिखा रखी है वैसे यहाँ बनाकर, कि इसमें करंट का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, तो अब की बार इधर नॉर्थ बना इधर साउथ बना, वही डायग्राम है जो आपने यहाँ बनाया ये वाला, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बिल्कुल डन रखें, इलेक्ट्रोस्टेट में भी कंडीशन है, फिजिक्स में जहाँ जहाँ स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आते हैं वो टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। अब हम जरा एक, हमने अभी आपको बोला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एट एनी पॉइंट, हम उसको शॉर्ट में डेरिवेशन करा दे रहे हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को तो समझना ही है, और बोर्ड के लिए आप जो है वो चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, सेंटर से ये इक्वेटोरियल है, यहाँ से r डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर हम इस पॉइंट पर, ये हो गया एनी पॉइंट, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। देखिए
बहुत शॉर्ट में डेरिवेशन, ये 2l लेंथ है, r ये डिस्टेंस है, हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो इधर होगा कैपिटल M। इस डाइपोल मोमेंट के हम दो कंपोनेंट कर रहे हैं, एक कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग, किसके अलोंग, OP के अलोंग, देखिए ये किया, ये लाइन दोनों पैरेलल है, और एक इसके ठीक 90 डिग्री पर, तो हमारा ये एंगल थीटा है। तो जो इसके अलोंग कंपोनेंट किया, ये देखिए ऐसे किया है, ये कैपिटल M, एक कंपोनेंट ये इधर किया, तो ये कितना हुआ M cos थीटा, और एक इसके 90 डिग्री पर ये कितना हुआ, यहाँ लिख दे रहे M sin थीटा। आप समझ गए होंगे, थीटा ये एंगल है, ये लाइन पैरेलल है, ये हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, इसलिए थीटा है। ठीक, अब ध्यान से समझना, ये जो M cos थीटा है, इसके लिए ये वाला पॉइंट एक्सियल है, क्योंकि ये सामने पड़ रहा है, ये देखिए ये सामने है पॉइंट इसके, ये डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट कर लिए। तो एक्सियल का जो फील्ड बनता है वो उसी डायरेक्शन को होता है जिस तरफ फील्ड का डायरेक्शन होता है, तो फील्ड भी इधर बनेगा और एक्सियल डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन इधर है। तो एक्सियल से जो फील्ड बन रहा है, ठीक है ना, एक इक्वेटोरियल और एक्सियल, हमने इसको BA लिख दिया है। तो BA कितना होगा, एक्सियल, फार्मूला लगा दो एक्सियल वाला, क्या होगा, μ0/4π, वहाँ पर 2m/r³ है, तो ICM cos θ/r³, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल M नहीं है, क्या है, M cos थीटा है इस लाइन के अलोंग, एक्सियल के अलोंग जो डाइपोल मोमेंट है। इसी तरह से इक्वेटोरियल, इसके ड्यू टू इक्वेटोरियल, क्योंकि M sin थीटा की लाइन ये है और ये लाइन इसके 90 पर है, तो ये पॉइंट इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल में फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होता है, डाइपोल मोमेंट डाउनवर्ड है और ये इस तरफ होगा। इक्वेटोरियल को हम BE लिख दे रहे, इसका मैग्नीट्यूड μ0/4π M sin θ/r³, बिल्कुल सेम डेरिवेशन इलेक्ट्रिकल में भी करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी बुक्स में डेरिवेशन दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, इनका जो नेट फील्ड होगा वो ये बनाया और इसका एंगल BA से अल्फा ले लिया, अल्फा भी निकालेंगे, बहुत जगह कॉम्पिटिटिव में काम आता है। तो नेट फील्ड B = रूट। वैसे इसके और भी मेथड है, ध्यान रखना, बुक्स में अलग अलग मेथड दिए हैं, एक पोलर कोऑर्डिनेट से भी करते हैं इसको, ठीक है ना, लेकिन यहाँ जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो सिंपल मेथड अडॉप्ट किया है। इसमें जब स्क्वायर करेंगे तो कॉमन लेने वाली चीज़ों को बाहर कीजिए, आइटम को, μ0/4π कॉमन है, कैपिटल M कॉमन है, r³ कॉमन है, रूट के अंदर यहाँ होगा 4 cos² थीटा, यहाँ होगा sin² थीटा, sin² थीटा को cos² थीटा में कन्वर्ट करें तो ये 1 + 3 cos² थीटा बन जाएगा, ये नेट फील्ड का वो बन गया। और जो डायरेक्शन निकालना है तो tan अल्फा निकालें, tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, BE, और बेस कौन सा है, BA, इनके इसको डिवाइड करो, देखो जब डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होगा, R कैंसिल होगा, कैपिटल M कैंसिल होगा, ये आपका आ जाएगा tan θ/2। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उनको देखना कभी आगे ये फार्मूला काम आएगा, ठीक है ना। तो ये हमने आपको निकाल दिया क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। अब हम आपको यहाँ SHM की कंडीशन भी थोड़ा सा बता दें। हमने आपको अभी बताया कि जितने भी स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस हैं उनमें पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। वो जब आप उसमें टॉर्क लगाया था, अभी देखा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आया और फिर वो वेलोसिटी गेन कर लेता है और इसके बाद ओवरशूट कर जाएगा। और उसे आप ढूंढिए, मैकेनिक्स में आपको मालूम है, सिंपल पेंडुलम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सिंपल पेंडुलम में जो बॉब होती है वो लोएस्ट पोजीशन पर है, इसमें आप जब इसको फिक्स करते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा इधर कर दे डिस्टर्ब, तो फिर यहाँ आएगी और यहाँ पर क्या करेगा, वेलोसिटी गेन कर लेगी, तो ऐसे ऑसिलेट करेगी। समझ गए होंगे बात को। तो यहाँ पर जो SHM है वो शॉर्ट में बता दे रहे, एंगुलर SHM कहलाएगा, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक, एंगल पर है ना। तो SHM की देखो एक कंडीशन है, आप लोग जो SHM का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, SHM जो होता है उसका एक मेथड होता है निकालने का, वो मेथड आपको आना चाहिए। और 11th के लेक्चर उसके लिए आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के चेक करें। तो टॉर्क का फार्मूला क्या है, -mv sin थीटा, ठीक। स्मॉल एंगल है, थीटा यहाँ स्मॉल के लिए ही होता है, ऐसे ध्यान रखना। तो साइन थीटा को हम थीटा लिख देंगे,
ठीक है। अब टार्क टाउ इज इक्वल टू होता है आई अल्फा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सीलरेशन है। तो दोनों वैल्यू पुटअप करें, टार्क की जगह आई अल्फा माइनस एम बी थीटा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी अपान आई इंटू थीटा। ठीक, ये यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन का फार्मूला बन गया और वहाँ फार्मूला होता है, कंडीशन है एस एच एम की माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, तो कंपेयर कर दो जरा, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, एम बी अपान आई, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, रूट एम बी अपान आई। ओके, और ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, यहाँ नोट कर रहा है, ओमेगा है 2 पाई बाई टी, ये हो गया रूट एम बी अपान आई। तो टाइम पीरियड का फार्मूला बन गया, फ्रिक्वेंसी भी बना सकते हैं अपोजिट करके, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई अपान एम बी। जो फार्मूला ये इलेक्ट्रिकल में है उसमें कैपिटल एम की जगह पी हो जाता है, बी की जगह ई, यानी आई अपान पी ई, और इस फ्रिक्वेंसी से ये एस एच एम करेगा। ठीक, दूसरा यहाँ पर हालांकि अगले चैप्टर में भी है फ्लक्स, तो हम अगले उसमें पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, लेकिन यहाँ एक फ्लक्स जो है ध्यान रखना नंबर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें एक लॉ आता है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, जैसे गॉस लॉ वहाँ था वैसे ही गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो आप जरा इसमें चेक कर लें कि जैसे ये मान लीजिए नॉर्थ साउथ पोल है, नंबर ऑफ लाइन ये जा रही हैं फील्ड लाइंस, और ये इधर से जा रही है लाइन, 2 लाइन हमने ऑरिजिनेट की यहाँ से और 2 यहाँ पे साउथ से आके नॉर्थ पर आ गई। ठीक है, अब जरा देखें कहीं पर भी एक क्लोज लूप बनाइए, इसमें 2 लाइनें बाहर जा रही हैं, 2 अंदर जा रही हैं, इसका मतलब नेट फ्लक्स 0 है, फ्लक्स नंबर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक, 2 इनकमिंग है, 2 आउटगोइंग है। ठीक, इनकमिंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है, आउटगोइंग नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेट फ्लक्स 0 होगा। इसलिए जो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है, फ्लक्स का फार्मूला ई डॉट डी एस होता है, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन है सर्किल बनाकर, और ये 0 होगा, इसको हम बोलते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। यहाँ पर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करे जैसे खाली पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पर ये चीज़ 0 नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ ये 0 आएगी क्लोज लूप में। ठीक है ना, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज 0, ये कहलाता है आपका गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ओके, तो आप टार्क का फार्मूला समझ गए, एक्सियल इक्वेटोरियल का फार्मूला आपने निकाल लिया, और आपने इसका एनी पॉइंट का भी फार्मूला कर लिया। एक आर्टिकल इसमें बुक्स में कुछ जगह और दिया हुआ है, उसको थोड़ा हम और डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा ये जो इधर का टॉपिक है ये क्लोज हो जाएगा। इसमें जैसे जो न्यूक्लियस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसमें क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है नेगेटिव, ठीक, तो वो भी नॉर्थ साउथ पोल बनाएगा। ठीक, यानी कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो हमारे यहाँ एक आर्टिकल आप देख लेंगे ना, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना बनेगा। ठीक है, तो जहाँ भी बोर्ड में कराएं वहाँ वो लोग कर लें उसको, और जिनके सिलेबस में नहीं हो वो उसको छोड़ सकते हैं। तो हमने ये लिया है, यहाँ पर ऊपर आप हेडिंग में ये बात नोट कर देना, आप नोट करें जरा हेडिंग में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ई माइनस लिख दिया। जरा देखें, ये हमने बनाया रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, डॉटेड लाइन बोर्ड के अंदर ऐसे, ये डायरेक्शन दिया हमने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का, यानी वेलोसिटी इसकी इस तरफ है, रेडियस सर्किल की आर है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। जरा देखें, हमने जो डायरेक्शन दिया ऊपर से ऐसे, वो एंटी क्लॉक है ऐसे। ठीक, नेगेटिव चार्ज है इसलिए करंट का डायरेक्शन बोलो अपोजिट होगा। इसका मतलब ये देखिए एंटी क्लॉक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो क्लॉकवाइज करंट होगी ऊपर से देखने पर, ऑब्जर्वर अगर ऊपर है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज का मतलब ऊपर साउथ बनेगा, नीचे
नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ की तरफ नॉर्थ से लाइनें बाहर आएंगी, इसलिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। आप समझ गए होंगे। अच्छी तरह से ये बात ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ सर्किल में रिवॉल्व कर रही है, अगर नेगेटिव चार्ज एंटी क्लॉक रिवॉल्व कर रहा है तो करंट क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में साउथ बनता है। और एंगुलर मोमेंटम, यहाँ एक टॉपिक आता है एंगुलर मोमेंटम, ध्यान रखना पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉक में हमेशा अपवर्ड होगा, क्लॉकवाइज में डाउनवर्ड, इसलिए इसका डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का अपवर्ड होगा। ठीक, ऊपर साउथ बनेगा और नीचे नॉर्थ बनेगा। आगे होगी बात समझ में, डाइपोल मोमेंट डाउनवर्ड होगा। करंट कितनी होगी? करंट होती है E/T, टी टाइम पीरियड है, टी होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितनी चलेगा 2πr, स्पीड कितनी है v है, वैल्यू पुटअप करें यहाँ टी की तो EV अपॉन, ये फार्मूला आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया है। अब डाइपोल मोमेंट बताएं कैपिटल M क्या होता है, करंट इनटू एरिया, तो EV अपॉन 2πr और एरिया इसमें मल्टीप्लाई करें πr², तो पाई कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो गया, ये बना आपका EVR अपॉन 2। आगे बात समझ में, ये डाइपोल मोमेंट बना। और एंगुलर मोमेंटम L का फार्मूला, फिलहाल जिनको मैकेनिक्स आती है उन्हें ध्यान होगा, नहीं तो लर्न करना अगर सिलेबस में है। MBR, M मास है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ स्मॉल m की जगह हम E लगा दे रहे हैं क्योंकि वहाँ यहाँ टॉपिक में हमारे पोल स्ट्रेंथ चल रहा है। V वेलोसिटी स्पीड है इसकी और R रेडियस है, यहाँ से VR की वैल्यू निकाल कर उसमें पुटअप कर दीजिए। ठीक है, हमने शायद जब ये आपको पिछला यूनिट कराई है उसमें एंगुलर मोमेंटम और डाइपोल मोमेंट का रिलेशन करा रखा है, वहाँ पर चेक करना। तो VR इज इक्वल टू होगा L अपॉन ME। अब जरा उसमें वैल्यू डाल दें, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू वहाँ VR की जगह ये वैल्यू पुटअप करें तो EL अपॉन ट्वाइस ME आया, चेक कर लो VR की जगह। E जो है वो सफिक्स है, ध्यान रखना, मास के नीचे लगा हुआ है, ठीक है ना, E अपॉन ट्वाइस ME। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो वेक्टर फॉर्म में ध्यान दें, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, देखिए डायग्राम में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर है, वो अपवर्ड है ना। तो आप क्या करें कि इसमें नेगेटिव साइन का यूज होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट E टाइम्स E अपॉन है ट्वाइस ME और इनटू L, ये वेक्टर फॉर्म है इसकी। ठीक, ये बात ध्यान रखना। और ये यूनिवर्सल रिलेशन है, हमने वहाँ बता रखा है, अगर कोई डिस्क रोटेट कर रही होगी चार्ज्ड तो तब भी यही रिलेशन बनेगा, रिंग रोटेट कर रही होगी तब भी यही बनता है। कम्पिटिटिव वालों को ये काम करना पड़ेगा। अब जरा थोड़ा इसमें हम और 2 पॉइंट हैं इसके अंदर कि जो मॉडर्न फिजिक्स है वहाँ आप बोर थ्योरी पढ़ेंगे, वहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है L इज इक्वल टू वो NH अपॉन 2π है। ये जो स्मॉल n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1, सेकेंड के लिए 2, H प्लैंक कांस्टेंट है और 2π तो है ही। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे मैग्नीट्यूड वाले में, इस वाले फार्मूले में। ठीक है, तो क्या बनेगा E अपॉन ट्वाइस ME और L की वैल्यू डाल दें NH अपॉन 2π। तो यहाँ पर सभी कांस्टेंट को हम n को इधर ले रहे हैं और ये इधर ले जा रहे हैं, तो EH अपॉन 4π ME। जरा चेक करें आप कैलकुलेशन, EH अपॉन 4π ME। अगर n इज इक्वल टू 1 डाल दें तो डाइपोल मोमेंट निकल आएगा फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन का, 2 डाल दें तो सेकंड का निकल आएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट वाले की वैल्यू ये लोग निकालते हैं और वो वैल्यू जो है यहाँ पर वैल्यू आप सभी डाल लेंगे। E की वैल्यू मालूम, प्लैंक कांस्टेंट मालूम है, पाई मालूम है, मास मालूम है इलेक्ट्रॉन का। आप जिन लोगों को सिलेबस में है वो सीधे इसके डाइपोल मोमेंट को लर्न कर लें। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 जो कैपिटल M की वैल्यू आ रही है वो 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू बन रही है आपकी। ठीक है, इसे जो फर्स्ट ऑर्बिट की जो ये वैल्यू होती है इसे 1 बोर मैग्नेट ऑन कहते हैं। ये वैल्यू को यहाँ पर लिख रहे हैं 1 बोर्स मैग्नेट ऑन। ये ध्यान रखना, जिनके सिलेबस में है ये वैल्यू लर्न रखना।
तो आप लोगों ने ये जो आर्टिकल है इसमें पोटेंशियल एनर्जी को, इक्विलिब्रियम के केस को पढ़ लिया, एक्सियल इक्वेटोरियल के डेरिवेशन कर देख लिए हैं, ठीक है ना, उनके फार्मूले लर्न करने हैं, उनके न्यूमेरिकल भी कराएंगे, ठीक है ना, और ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वाला भी करना। जो भी आपके पार्ट सिलेबस में आता है उसको कर लें, अगर डायरेक्ट फार्मूले हैं तो वो कर लें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपको, ठीक है ना, ओके।